नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और शाम के 8 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं आपके लिए एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल MG अनुसागर सिंपल मैथ्स पर। ठीक है भाई, हमने क्या है, कल की क्लास में हमने एज रिलेशन वाला पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर दिया था। पूरा का पूरा खत्म कर दिया है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन। आज से हम मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक इसको लेके जाएंगे। मतलब बहुत अच्छी तरीके से मुझे तुम्हें मेंसुरेशन कवर कराना है। मेंसुरेशन का मतलब ये समझ लो कि मैं उस लेवल तक तुम्हें पढ़ाऊंगा जिस लेवल तक किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है ना। यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, या फिर दिल्ली पुलिस, या फिर तुम्हारा मतलब किसी भी एग्जाम में एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीपीओ हो, एसएससी सीजीएल हो, किसी भी एग्जाम में अगर मेंसुरेशन आती है तो यहां से बाहर नहीं जाएगा। बहुत अच्छे लेवल पर तुम्हें मैं तैयार करा के दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से लोगों को शेयर कर दो। स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन 2D, यानी मेंसुरेशन 2 पार्टों में होगी, 2D और 3D। तो हम 2D से स्टार्ट करेंगे, क्षेत्र विधि से स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी बच्चों को शेयर कर दो, बुला लो जल्दी से कि शाम के 8 बज गए हैं और अरुण सर हाजिर हैं एक बार फिर एक नई क्लास को लेकर। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं भाई, शेयर कर दिया होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेंसुरेशन की, क्षेत्र मिति की। तो इसमें हमारे सामने आएगा क्या क्या। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे सामने इसमें क्या क्या दिखने वाला है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुज, यानी ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे भाई? त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज के बाद हम पढ़ेंगे चतुर्भुज। त्रिभुज के बाद क्या पढ़ेंगे हम? चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें चतुर्भुज के बाद हम पढ़ेंगे वृत्त। ठीक है, सर्कल। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें बहुभुज, यानी पॉलीगन। ठीक है, अब होगा क्या देखो। अब तुमने लगा होगा कि ये तो बहुत छोटा सा, लेकिन पेपर में तो बहुत बड़ा आता है, बहुत कुछ होता है। तो क्वाड्रिलेटरल में जो हम पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल में हम 5 प्रकार के क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम आयत, चतुर्भुज। 4 भुजाओं वाले को चतुर्भुज कहते हैं, तो आयत एक चतुर्भुज है। दूसरा हम पढ़ेंगे वर्ग। उसके बाद तीसरा जो हम पढ़ेंगे यहां पर, वो पढ़ेंगे हम समांतर चतुर्भुज। उसके बाद हम चौथा यहां पर पढ़ेंगे समचतुर्भुज। और पांचवा हम यहां पर पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। ठीक है भाई, तो इस तरीके से पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद सर्कल आ जाएगा, सर्कल के बाद बहुभुज में क्या आएंगे? चतुर्भुज के बाद पंचभुज इसमें आ जाएगा। ठीक है, और षटभुज आ जाएगा। ठीक है, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दवभुज, मतलब 10 भुज जितने भी होते हैं सब यहां पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम मेंसुरेशन 2D को कवर करेंगे और उसके बाद हम मूव ऑन हो जाएंगे किस पर? 3D पर। ठीक है, तो बात तुम्हें समझ में होगा। पूरा पूरा स्टडी प्लान हमारा क्या है, पहले हम त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज के बाद हम चतुर्भुज पर जाएंगे। चतुर्भुज में हम 5 प्रकार के चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे। उसके बाद हम वृत्त, सर्कल पढ़ेंगे। उसके बाद हम बहुभुज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा स्टडी मैप है, ये स्टडी प्लान हमारा ये रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं आज का पहला त्रिभुज से। किससे स्टार्ट कर देते हैं? त्रिभुज से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना भी मेंसुरेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो मेंसुरेशन में एक मेंसुरेशन होता है, एक ज्योमेट्री आती है। ठीक है, तो ज्योमेट्री एक अलग टॉपिक होता है, मेंसुरेशन अलग टॉपिक है। तो ज्योमेट्री में जो खास कर पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, एक तो क्षेत्रफल और एक परिमाप। इन 2 चीजों पर ज्यादा काम होगा। और जब 3D पढ़ेंगे, 3D में इसमें आयतन और पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? 3D हम पढ़ेंगे तो 3D में आयतन। लेकिन जब बात करते हैं ज्योमेट्री की, तो उसमें किसी भी फिगर की कोई भी चीज पूछी जा सकती है, वो ज्योमेट्री है। लेकिन अगर मेंसुरेशन की बात करें तो क्षेत्रफल, परिमाप, और अगर 3D पढ़ते हैं तो फिर आयतन और पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। एक एक चीज को नोट करते हुए चलना, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलना। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पर हम इसको स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छे लेवल पर जाकर हम इसको खत्म भी करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी? त्रिभुज की।
ट्रायंगल। सबसे पहले हम त्रिभुज की बात कर लेते हैं, ट्रायंगल की। क्या है त्रिभुज? कौन बताएगा क्या होता है त्रिभुज? कोई बताएगा? जरा कमेंट में बताओ त्रिभुज क्या होता है। बताओ बताओ क्या होता है? त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। क्या होता है त्रिभुज? त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ठीक है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि तीन भुजाओं वाले को त्रिभुज कहते हैं। भैया तीन भुजा वाला क्या? तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ये घिरी हुई आकृति, ये है एक त्रिभुज। ठीक है, ये है एक त्रिभुज। क्या एक बात बताओ, क्या हम इसको त्रिभुज कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं क्या त्रिभुज? नहीं कह सकते ना। अब अगर मैं तुम्हारे स्टेटमेंट के आधार पर देखूं तीन भुजाओं वाले को, तो तीन भुजा तो इसमें है, लेकिन ये क्या नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होनी चाहिए, तब क्या होगा, वो त्रिभुज होगा। बात समझ रहे हो? तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है। और छोटी छोटी बातें हैं, मैं सारी चीजें बताता चलता हूं। तो इसमें क्या होगा, तीन शीर्ष होंगे ए बी सी। ठीक है। और तीन ही भुजा होंगी, ए के सामने वाली भुजा को ए, बी के सामने वाली भुजा को बी, और सी के सामने वाली भुजा को हम सी बोलते हैं। ये होगा। और इसके तीनों कोणों का योग क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? सब जानते हैं। कितना? 180 डिग्री होता है। कितना होता है मेरे भैया? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है। चलिए तो बात कर देते हैं हम इसके फॉर्मूले की। जितने इसमें फॉर्मूले बनेंगे, सारे फॉर्मूले की बात कर देता हूं। या फॉर्मूले से पहले मैं बता देता हूं कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, मैं सारी चीजें तुम्हें बताता चलता हूं। तो त्रिभुज जो होंगे, त्रिभुज का क्लासिफिकेशन हम दो आधार पर करेंगे। कितने आधार पर? दो आधार पर। पहले हम लेंगे किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर हम लेंगे पहले। तो भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होंगे, जरा ध्यान रखना। तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है पहला? समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। कैसे कैसे? पहले नाम लिख देता हूं मैं इसके। ये हुआ समबाहु त्रिभुज, ये हुआ विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, और ये हुआ समद्विबाहु। ये कौन सा हुआ था? समद्विबाहु त्रिभुज। और ये वाला जो होगा, ये होगा तुम्हारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है। ये होंगे तीन प्रकार के। भुजाओं के आधार पर ये तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। अब इनकी क्वालिटी क्या क्या है? इनकी अपनी अपनी क्वालिटी है सबकी। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, जैसा कि नाम से ही तुम्हें पता लग रहा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब जिसकी सारी भुजाएं इक्वल हो, समान हो। ठीक है। तो जिसकी सभी भुजा क्या होंगी? समान होंगी। ए सारी भुजा क्या है? समान है। और जब सारी भुजा समान है तो सारे कोण भी समान होंगे। और सारे कोण कितने कितने डिग्री के होंगे? 60-60 डिग्री के होंगे। कितने डिग्री के होंगे? 60-60 डिग्री के होंगे। बात समझ लेना। सबसे पहली बात, समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी सारी भुजाएं क्या हो? समान हो। जिसकी सारी भुजा क्या हो? समान हो। तो ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज। और जब सारी भुजा समान होंगी तो सारे कोण भी समान होंगे, यानी 60-60 डिग्री के होंगे। दूसरी बात, समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब जिसकी केवल दो भुजा समान हो। कितनी भुजा? दो भुजा। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, और तीसरी भुजा असमान होगी। इसको बोलते हैं असमान भुजा। ठीक है, इसको बी बोल देंगे। अब जरा ध्यान रखना, जब दो भुजा बराबर हैं तो इनके सामने के दो कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके सामने का कोण ये, और इसके सामने का कोण ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। जब दो भुजा बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा समान होती है और तीसरी एक असमान भुजा होती है। विषमबाहु क्या होता है? विषमबाहु वो होता है जिसकी तीनों भुजा अलग अलग होती है। विषम मतलब अलग अलग। तो ये ए
ये बी, ये सी, हम ऐसा कह सकते हैं। जब तीनों भुजा अलग है तो इसके तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। बात समझ में आ गई? तो ये हो गए हमारे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से हुए? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। क्या क्या क्वालिटी है? समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा समान होती हैं और तीनों कोण 60-60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजा समान होती हैं, एक भुजा असमान होती है, और समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होते हैं। ठीक है। तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, इसकी क्वालिटी क्या है? विषमबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजा क्या होती हैं? असमान होती हैं और तीनों कोण भी असमान होते हैं। बात समझ गए? आगे चलें। तो ये तो हुए हमारे कोण कौन से? ये तो हुए हमारे त्रिभुज कौन से? भुजाओं के आधार पर। अब हम दूसरे प्रकार के ले लेते हैं जो हमारे बनते हैं कोण के आधार पर। ठीक है भैया, भाई कॉपी करते रहना, ये स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहना इसका। ठीक है। तो दूसरे प्रकार के जो होंगे वो होंगे कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? तो कोणों के आधार पर भी मेरे भैया 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है। दूसरा हमारा होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा होता है तीसरा? अधिक कोण त्रिभुज। कोणों के आधार पर कितने प्रकार के हुए हमारे? 3 आधार के। पहला हुआ न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा हुआ समकोण त्रिभुज, और तीसरा हुआ अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना इनको भी, तीनों को। न्यून कोण त्रिभुज कैसा होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा ऐसा। ठीक है। इसकी क्वालिटी बताऊंगा मैं, क्या क्या है इसकी क्वालिटी। समकोण त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा मेरे भैया ऐसा। ठीक है। और उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज कैसा होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा मेरे भैया कुछ इस प्रकार का, इस प्रकार का। ठीक है। ये अब क्या क्या है इसमें ध्यान रखना। न्यून कोण, सबसे पहले तो न्यून कोण के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो न्यून कोण जो होता है वो ऐसा कोण होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। न्यून कोण एक ऐसा कोण होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो इसके जो तीनों कोण होंगे वो क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। तीनों कोण क्या होंगे? हम लिख देंगे यहां पर तीनों कोण, तीनों कोण न्यून कोण होंगे, न्यून कोण होंगे। न्यून कोण होने का मतलब है 90 डिग्री से छोटे होंगे। क्या होंगे? 90 डिग्री से छोटे। ठीक है। तीनों कोण क्या होंगे? 90 डिग्री से छोटे होंगे, इसको हम बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है। उसके बाद समकोण की बात करते हैं। तो समकोण को जानते हो, बहुत पढ़ा हुआ समकोण। समकोण में एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। एक कोण क्या होता है? कोई भी एक कोण 90 डिग्री। तो हम यहां लिख देंगे एक कोण 90 डिग्री होता है। अगर किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है तो कैसा कोण है? कैसा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। कैसा? समकोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज कौन सा होता है? पहले तो अधिक कोण हमें पता होना चाहिए। अधिक कोण कौन सा होता है? अधिक कोण उस कोण को बोलते हैं जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो इसमें एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा यानी अधिक कोण होगा। एक कोण, कोई भी एक कोण अधिक कोण होगा, अधिक कोण होगा। अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा। कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है। बात समझ में आ गई? तो मैंने ये 6 प्रकार के तुम्हें बता दिए। 3 प्रकार के हमारे बनते हैं भुजाओं के आधार पर और 3 प्रकार के हमारे बनते हैं कोणों के आधार पर। सारे समझ में आ गए होंगे। न्यून कोण, चलो मैंने भुजाओं के आधार पर बता दिया, मैं कोणों के आधार पर एक बार फिर से देख लो। पहला न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होगा? जिसके तीनों कोण न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटे होंगे। दूसरा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा होगा? जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री यानी समकोण होगा। ठीक है। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज कौन सा होगा? जिसका कोई भी एक कोण अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है। अन्य दो कोण कैसे भी हो सकते हैं, एक कोण जो हो वो अधिक अधिक कोण हो मतलब 90 डिग्री से ज्यादा का हो। तो ये हुए हमारे भैया कोणों के आधार पर। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। चलिए आगे चलते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। ये बात तुम समझ गए होगे। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम
अब बात कर रहे हैं त्रिभुज की कि त्रिभुज कैसे कैसे बन सकता है, त्रिभुज कैसे कैसे बन सकता है। चलिए ध्यान दीजिए भैया, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज कब बनेगा, त्रिभुज कब बनेगा? ऐसा नहीं कभी भी कोई भी त्रिभुज बन जाएगा कि तुमसे कह दिया कि ऐसे त्रिभुज बन जाएगा, नहीं ऐसे नहीं बन जाता त्रिभुज। रूल होता है, रूल को याद रखना, त्रिभुज कब बनता है, ठीक है। ये रूल है। त्रिभुज की कोई भी एक भुजा दो भुजाओं के अन्य दो भुजाओं के योग से हमेशा छोटी होती है, तथा में ही लिखते थे, तथा अन्य दो भुजाओं के अंतर से हमेशा बड़ी होती है। चलिए तो इस लाइन का मैं तुम्हें मतलब समझाता हूं, इस लाइन का मतलब क्या होता है। पहले तो इस लाइन को पढ़ लो अच्छे से, क्या है लाइन। मैंने जो लिखा है, ये लिखा है कि त्रिभुज की कोई भी एक भुजा, अगर त्रिभुज की कोई भी एक भुजा पकड़ लें तो अन्य दो भुजाओं के योग से तो हमेशा छोटी होगी, और अन्य दो भुजा, वही जो दो भुजा है, उन्हीं दो भुजाओं के योग से के अंतर से हमेशा बड़ी होगी। यानी मैं समझाता हूं, ध्यान देना। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया। इस त्रिभुज की ये भुजा ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो सी के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? सी जो होगी वो क्या होगी? ए और बी के योग से तो छोटी होगी हमेशा। तो ये छोटी होगी किससे? छोटी होगी ए प्लस बी से। ए प्लस बी से तो हमेशा छोटी होगी, अन्य दो भुजाओं के योग से तो छोटी होगी, लेकिन बड़ी होगी हमेशा किससे? इन दोनों के अंतर से। तो a माइनस बी, इनके अंतर से हमेशा ये बड़ी होगी। बात समझ रहे हो क्या बताया मैंने? इस लाइन को याद रखना। कभी भी बात आ जाए, ठीक है, कोई भी एक भुजा अंतर से, जो अन्य दो भुजा ए और बी है, इनका अंतर से सो तो बड़ी होगी हमेशा, और इन दोनों के योग से हमेशा छोटी होगी, ठीक है। इस प्रकार से बनता है त्रिभुज। जैसे अब मैं रख दूं यहां पर 3 4 5 कोई ट्रायंगल हो गया। तो अगर हम 5 को लें तो इनका अंतर कितना होगा? 3 और 4 का अंतर 1, तो 1 से तो बड़ी है ना, लेकिन इनका योग कितना होगा? 3 और 4 7 से हमेशा छोटी होगी, ठीक है। तभी बन पाएगा, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर इस वाले रूल को कोई भी ट्रायंगल फॉलो नहीं करता है तो वो ट्रायंगल है ही नहीं, वास्तव में वो ट्रायंगल है ही नहीं, ठीक है। चलिए तो मैं बताता हूं, मैं ऑप्शन लिख देता हूं, आप बताना कौन सा वाला ट्रायंगल बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है, ठीक है। हटा दूंगा इसको, बात समझ में आ गई? क्या लिखा मैंने? त्रिभुज की कोई भी एक भुजा अन्य दो भुजाओं के योग से हमेशा छोटी होती है और उनके अंतर से हमेशा बड़ी होती है, ठीक है। चलिए अब मैं यहां पे 4 ऑप्शन लिखता हूं, आप बताना उनमें से कौन सा ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, चलिए क्वेश्चन ही बना के लिख देता हूं। निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा एक त्रिभुज बनाया जा सकता है? एक त्रिभुज बनाया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन में हमें अब आंसर ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन हो गए हमारे 2 3 6, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा 7 9 और 18, ठीक है। सी ऑप्शन हमें दे देगा 2 4 और 1, डी ऑप्शन हमें दे देगा 9 5 और 6, ये
ठीक है, ये दे दिया। इस तरीके से हमें क्या दे दिया कि 4 ऑप्शन दे दिए कि बताओ ये 3 भुजाएं हमें दे रखी हैं ऐसी, इनमें से किस वाले विकल्प द्वारा हम एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो बताओगे क्या, किससे बनाया जा सकता है, बताओ ऑप्शन बताओ ये किससे बनाया जा सकता है। चलिए मैं बताता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा पूरा पूरा कैसे करेंगे। तो कोई भी एक भुजा पकड़ लो, जैसे मैंने तीसरी भुजा पकड़ ली 6 को ही पकड़ लिया, तो 6 जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इन दोनों के अंतर से तो बड़ी होनी चाहिए। इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 1 से तो बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। और इन दोनों के योग से छोटी होनी चाहिए। इन दोनों का योग कितना है, 5। क्या 6 5 से छोटी है, नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये किसी त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकता। उसके बाद यहां पर आ जाते हैं, तो 18 को पकड़ लेते हैं, तीसरी भुजा को। तो 18 जो है, इन दोनों के अंतर कितना है, 2 से तो बड़ी होनी चाहिए, तो वो तो बड़ी है ही ऑलरेडी, है ना। और इन दोनों के योग 9 7 16 से छोटी होनी चाहिए। क्या 18 16 से छोटी होगी, नहीं होगी। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसके द्वारा भी त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसके बाद करते हैं, 1 को पकड़ लो, एक जो है वो क्या हो, इन दोनों के अंतर से तो बड़ी हो। इन दोनों का अंतर 2, क्या 2 से बड़ी है, नहीं है, तो ये तो यहीं पे खत्म हो गया, सी भी नहीं हो सकता। बात आई डी पर, तो डी ही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं, इसको चेक करें हम 6 को। 6 जो है, 6 क्या होनी चाहिए, 6 इन दोनों के अंतर 9 और 5 4 के अंतर से तो बड़ी होनी चाहिए, वो है। और इनके योग, इनका योग कितना हुआ, 9 5 14, 14 से छोटी होनी चाहिए, वो भी है ना। अंतर से बड़ी है देखो, और योग से छोटी है देख लो। तो इसका मतलब यहां पर हमारा डी ऑप्शन आंसर होगा। इस डी ऑप्शन यानी 9, 5, 6 द्वारा एक त्रिभुज बनाया जा सकता है। बात समझ गए ना। तो इनके द्वारा हम एक त्रिभुज बना सकते हैं। तो कोई दिक्कत, कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम एकदम टिक करके आओगे या नहीं आओगे। अरे बहुत जल्दी हाँ जी कमेंट में, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो टिक करके आओगे नहीं आओगे, ठीक है, हाँ जी बोल दो सबके सब। चलिए अब आगे चल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी एक चीज बताई है कि किस तरीके से हम त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। अब हम ले लेते हैं त्रिभुजों को, मेरे भैया। त्रिभुजों कैसे, ध्यान देना भी, हमने बताया 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं हमारे पास में। अगर हम कोण के आधार पर बात करें, कोण के आधार पर कौन कौन से, न्यून कोण त्रिभुज, पहला कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा कौन सा, समकोण त्रिभुज। और तीसरा कौन सा, अधिक कोण त्रिभुज। मैंने बताया अभी ये 3 प्रकार के त्रिभुज हमारे पास मिलेंगे अगर हम कोण के आधार पर लेते हैं तो, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, किस तरह का मैं बताऊंगा अभी। अब क्या होगा, हमें दे देगा एक, मतलब हमें दे देगा भुजा, हमें क्या दे देगा, भुजा दे देगा। और जब भुजा दे देगा तो हमसे कहेगा कि बताओ इन भुजाओं से किस प्रकार का त्रिभुज बनाया जाएगा, इन भुजाओं से किस प्रकार का न्यून कोण बनाया जाएगा, समकोण बनाया जाएगा, या फिर अधिक कोण बनाया जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके दे देगा। चलिए मैं बताता हूं सारी बातें। होता क्या है, एक हमारे पास क्या है, एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल में भुजा ए बी और सी है। क्या है, ए बी और सी है। और मैं सी को कह देता हूं, सी इस ट्रेंगल की सबसे बड़ी भुजा है। कैसी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। सी इस ट्रेंगल की जो है वो सबसे बड़ी भुजा है। तो होता क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा भैया, होता क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा इस सवाल पर। अगर सी सबसे बड़ी भुजा है तो हम कैसे बता पाएंगे कि इस प्रकार के त्रिभुज से, इस प्रकार की भुजाओं से कौन सा त्रिभुज बना सकते हैं, कौन सा त्रिभुज हम बना सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए, अगर हमारे अन्य दो भुजाओं का योग, अगर हमारी अन्य दो भुजाओं का योग बड़ी भुजा के वर्ग से, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, क्या कर रहा हूं मैं, एक बार फिर से ध्यान से सुनो, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा है तो कौन सा त्रिभुज बनता है, न्यून कोण त्रिभुज बनता है। हमेशा याद रखना, कैसा बनता है, न्यून कोण त्रिभुज। अगर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा यानी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो कैसा कोण बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। और ये तुमने पढ़ा होगा, यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, यही होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। कर्ण का वर्ग
बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी भुजा क्या होती है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण यानी सी को हम वहां पर कर्ण कहेंगे, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इनमें से कोई सा होता है। तो मैं क्या बता रहा हूं, एक बार फिर से देख लो, एक बार पहले इसको और देख लेते हैं। अधिक कोण कब होगा, अधिक कोण जब होगा जब अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा होगा, तो अधिक कोण त्रिभुज बनता है। बात समझ में आई तीनों की, तो नहीं क्या क्या बताइए मैंने, जरा ध्यान से देख लो। पहली बात, न्यून कोण त्रिभुज कब बनेगा, जब अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा होगा, तो न्यून कोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। दूसरा, जब अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, तो समकोण त्रिभुज बनेगा। फिर तीसरा, जब अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी यानी बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा होगा, तो क्या बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। यानी ऐसा कह सकते हैं, अगर मैं सीधी भाषा में कहूं, अगर छोटी भुजा, छोटी नहीं सॉरी, अगर बड़ी भुजा का वर्ग छोटा है तो न्यून कोण, छोटा मतलब न्यून कोण, ठीक है, छोटा है तो न्यून कोण, बराबर है तो समकोण, और अगर बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से, तो अधिक कोण, बड़ा मतलब अधिक कोण। बात समझ में आ गई, तो इस तरीके से रिलेट करके हम इनको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहां से कैसा क्वेश्चन बनता है, यहां से किस तरह का क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनेगा जैसे मैंने अभी लिखा था, एक डी ऑप्शन मैंने लिखा था 9, 5 और 6, 9, 5 और 6 ये है। तो इससे मुझे बताना है अब कौन सा त्रिभुज बनेगा, ये जो त्रिभुज बनेगा इससे न्यून कोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, या फिर अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। तो कैसे करेंगे, जल्दी से देखो, बड़ी भुजा कौन सी है, 9, बड़ी भुजा कौन सी है, 9, 9 का वर्ग जो होना चाहिए वो अन्य दो भुजा 5 के वर्ग और 6 के वर्ग, इनका योग चेक कर लेते हैं। ये हो गया 25 और ये हो गया 36, 25 और 36 कितने हो जाएंगे भैया, 25 और 36 हो जाएंगे 61, कितना 61, और ये कितना हो गया 81, तो ये बड़ा है। और अगर बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा है, अगर बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा है, तो इससे कौन सा बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा, कौन सा बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई, कैसे कैसे किया मैंने, बड़ी भुजा को मैंने साइड में रख दिया, अन्य दो भुजाओं को मैं यहां लिया, बड़ी भुजा को मैंने साइड में रख दिया, उसका वर्ग कर दिया अलग, अन्य दो भुजाओं को मैं इधर ले आया, इनका योग करेंगे, वर्ग का योग। तो 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, 25 36 61 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 61, और बड़ी भुजा 9, 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 81, तो 81 जो है यानी बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो बड़ा है, और अगर बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा है तो क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई तकलीफ हो तो बताना, बाकी चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, जब त्रिभुज बनेगा तो किस प्रकार, मैंने बताया पहली वाली लाइन में, पहले मैंने तुम्हें बताया कि किस प्रकार त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज बनेगा भी या नहीं बनेगा, ठीक है, मैंने वहां पे बताया त्रिभुज बनाना, ठीक है। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया अगर त्रिभुज बनेगा तो किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, न्यून कोण बनेगा, समकोण बनेगा, या फिर अधिक कोण बनेगा, ठीक है। तो जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था, तो उसमें त्रिभुज 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन डी ऑप्शन पर त्रिभुज बन रहा था, तो अगर क्वेश्चन आता किससे त्रिभुज बनेगा, तो हमने बता दिया चौथे ऑप्शन से त्रिभुज बनेगा। उसका रूल क्या था, उसका रूल था कि अन्य दो भुजाओं जो तीसरी भुजा होती है वो अन्य दो भुजाओं के योग से तो छोटी होनी चाहिए, और उन्हीं दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होनी चाहिए, तो वहां पर डी बनना था। लेकिन अब वहां पर बन गया, वहां पर जब बन गया तो हम चेक करेंगे, तो वो अगर वो त्रिभुज बना तो किस प्रकार का त्रिभुज बना, तो किस प्रकार का त्रिभुज बना, न्यून कोण, समकोण या अधिक कोण। तो ये चेक करेंगे हम कैसे, ये हम चेक करेंगे ऐसे, अगर बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा होता है तो न्यून कोण त्रिभुज, बराबर होता है तो समकोण त्रिभुज, और अगर बड़ा होता है तो अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। आई होप तुम समझ पाए होगे, मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया है, जितनी ताकत से मैं तुम्हें इसको समझा सकता था, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, अब ले लेते हैं हम कुछ फॉर्मूले। वैसे तो देखो ये ज्योमेट्री का पार्ट होता है, लेकिन कभी कभी इसको मेंसुरेशन में ही पूछ लेता है, ठीक है, जैसे कभी एसएससी जीडी वगैरह में पूछ लेता है, ऐसे करके पूछ लेता है। चलिए, तो अब क्या पढ़ेंगे, अब हम त्रिभुज के फॉर्मूले कुछ सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की। त्रिभुज हमारे पास ये आ गया त्रिभुज, इसकी तीनों भुजा आ जाएंगी, क्या क्या, ए बी सी, इसकी भुजाएं आ जाएंगी। तो सबसे पहले
एक हीरोज फॉर्मूला हमारा निकल के आता है। कौन सा फॉर्मूला? हीरोज फॉर्मूला हमारा निकल के आता है। और वो जो हीरोज फॉर्मूला है वो होता है क्या, ध्यान देना जरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता है हमारा हीरोज फॉर्मूला। त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब ये एस क्या होता है, पहले बात कर लेते हैं परिमाप की। पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी परिमाप। तो पहले बात कर लेते हैं परिमाप की। तो परिमाप क्या होता है, अगर किसी भी आकृति का परिमाप हमें निकालना हो, किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, पहले परिमाप की परिभाषा हमें पता होनी चाहिए। द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल साइड्स ऑफ ए फिगर। ठीक है, क्या होता है मैंने, किसी भी आकृति की सभी बाह्य भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। किसी भी आकृति की सभी बाह्य भुजाओं का योग। ठीक है, परि मतलब चारों ओर, परि मतलब चारों ओर, माप मतलब माप, मेजरमेंट, है ना। तो परिमाप मतलब चारों ओर की जो माप कहलाएगी, सभी चारों तरफ की जो माप कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, परिमाप। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको चारों तरफ से घेर दो, कितने, ये ए, ये बी और ये यहां से यहां तक सी, तो क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी, इसका क्या बन गया, परिमाप बन गया। इसको बोलेंगे हम परिमाप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एस है, ये एस क्या है, तो ये एस जो होता है ये होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। इसको बोलते हैं हिंदी में अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, अर्ध परिमाप इसको हम हिंदी में बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम एस से, किससे, एस से हम इसको बता देते हैं। तो ये क्या होगा, परिमाप का आधा। परिमाप हमारा a प्लस बी प्लस सी था, तो इसका आधा हो जाएगा s बराबर क्या, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। बात समझिए, कोई दिक्कत किसी को, तो ये हो जाता है हमारा अर्ध परिमाप। ठीक है, तो इससे कैसे बनाएंगे हम हीरोज फॉर्मूला, मतलब कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये तो हुआ एक तरीका। ठीक, ये तो हुआ एक तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है, एक दूसरा तरीका भी हमारा क्षेत्रफल निकालने का होता है, वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। ये कब लगता है, देखो ये तो जब लगेगा जब हमें तीनों भुजा पता हो। ध्यान देना, ये तो कब लगेगा, ये तब लगेगा जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजा पता हो। ये कब लगेगा, ये तब पता लगेगा जब हमारे पास कोई एक ऊंचाई दे दे। ऊंचाई किसको बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं हाइट को। ठीक है, हाइट या लंब, सामने वाली भुजा से, ध्यान देना इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लंब भी बोल देते हैं। ठीक है, किसी भी शीर्ष से, लंब का मीनिंग समझना, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब हम लंब डालते हैं तो ये क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये क्या कहलाती है, ऊंचाई। अगर किसी में हमें बेस यानी ये पता हो और ये पता हो तो हम यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई करके निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई, इतनी नहीं आई, बताइए इतनी बात समझ में तुम्हें आ जाती है या नहीं आ जाती है, आ गई होगी। आई होप तुम बहुत अच्छे समझ पा रहे हो सारी चीजें। हीरोज फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता दिया कैसे बनता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये किसी भी प्रकार के त्रिभुज में लग जाएगा अगर विषम बाहु टाइप का, या तीनों भुजा दे रखे हैं किसी भी प्रकार का। ठीक है, लेकिन अब हमें कभी कभी वो आसान करना होता है। आसान कैसे, अगर हमें हाइट दे रखी है और आधार हमें पता है तो हम सीधा सीधा लगा देंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और क्या होता है ये त्रिभुज में, अब त्रिभुज में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा समबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं, उसके बाद जो भी चीजें आएंगी मैं क्वेश्चन के साथ साथ कराता चलूंगा। ठीक है, कौन सा त्रिभुज मैंने बताया, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके बारे में समझते हैं। तो इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये ऐसा ट्रायंगल है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ए सभी भुजा क्या होती है, समान होती है। ठीक है, अब अगर मैं यहां से, ध्यान देना, अगर मैं यहां से इसका क्षेत्रफल बनाने लग जाऊं, तो कई तरीके हैं इसका क्षेत्रफल बनाने के। या तो विषम बाहु वाले से लगा के सीधा सीधा इसका फॉर्मूला लगा दूंगा ना, इसका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समबाहु
त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे आता है ये, मैं बताऊंगा कैसे आता है अभी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बारे में। ठीक है, ये ऊंचाई याद रखना, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई लंब माध्यिका सब एक ही चीज होती है, सब एक ही चीज होती है इसमें। ठीक है, लंब कह दे, ऊंचाई कह दे या फिर माध्यिका कह दे, सब एक ही होते हैं। कैसे निकालेंगे देखना, जब हम समबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। कितना? दो बराबर भागों में बांट देता है। यानी जब हम लंब डालेंगे 90 डिग्री बन जाएगा तो ये आधा हो जाएगा, ए था पूरा, ये a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस ऊंचाई की बात करूं तो इस ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ये जो h ऊंचाई है इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हमें दिख रहा है यहाँ पर 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज देख के क्या लगानी है हमें? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर बराबर होगा लंब मतलब h का स्क्वायर प्लस आधार मतलब क्या? a/2 का स्क्वायर। लगा देंगे, सॉल्व कर देंगे तो ये होगा a² बराबर h² प्लस a²/4। इसको इधर आप घटा देंगे तो h² बराबर क्या बचेगा? बताओ जल्दी से। h² बराबर होगा a² माइनस a²/4। इसको आप सोल्व करेंगे तो h² बराबर आ जाएगा क्या? 4 एकम 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4a² में से एक a² जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3a² और अपॉन में 4। ठीक है, और सोल्व करेंगे तो h को जो स्क्वायर है उधर रूट में चला जाएगा तो ये बन जाएगा 3a²/4। ठीक है, और सोल्व करते हैं तो h बराबर आ जाता है 3 पर रूट चढ़ेगा, a बाहर आ जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा? 4 का 2। तो ये हो जाती है क्या? √3/2 इंटू a क्या होती है? ये होती है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। याद रखना क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है भैया? √3/2 इंटू a। याद हो जाएगी। चलिए, ये तो मैंने तुम्हें बताया था कैसे आई, बाकी हमें याद इतना ही रखना होता है, बस। ठीक है, अब मैंने बताया कैसे बनाएंगे हम समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे? अभी मैंने बताया कि जब भी हमें किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई और आधार पता हो तो सीधा जो त्रिभुज का फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अभी बताया है थोड़ी देर पहले, है ना? अभी तो बताया था कि जब भी हमें किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई और आधार पता हो तो इस वाले फॉर्मूले को लगा दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाता है। चलिए, लगा दिया हमने, तो क्या बन जाएगा भैया? ये बन जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार क्या होगा? मतलब पूरे त्रिभुज का आधार 1 और ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई ये होगी √3/2 इंटू a। ठीक है, तो नीचे ऊपर देखो, ऊपर तो क्या होगा? √3 है ना, और a इंटू a क्या होगा? a² और अपॉन में कितना होगा? 2 और 2 2 दूनी 4। तो ये बन गया ना क्षेत्रफल, यही है √3/4 इंटू a²। तो मैंने तुम्हें इसको पूरा सोल्व करके बता दिया कैसे कैसे ये आता है। बाकी हमें इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, हम केवल इतनी बात याद रखते हैं। अगर ऊंचाई पूछेगा तो हम याद रखेंगे √3/2 इंटू a, और अगर हमसे क्षेत्रफल पूछेगा तो हम याद रखेंगे √3/4 इंटू a²। ठीक है, a क्या होता है? a होता है भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा। बात समझ ले? कोई दिक्कत किसी को? अरे कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बोल दो जल्दी से। हाँ जी, आज बड़ा बेहतरीन टॉपिक चल रहा है, मजा आ रहा होगा, मुझे तो पूरा आ रहा है पढ़ाने में, तुम्हें पढ़ने में आ रहा है अगर तुम इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। ठीक है, चलिए क्या हम आगे चलिए चल देते हैं। तो ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। मिटा देता हूं इसको, ये लीजिए, मैंने ये मिटा दिया। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, और अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो पहले हम इन्हीं पर क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, है ना? नहीं तो फिर ज्यादा ग्लिच सा बन जाएगा तुम्हारे दिमाग में इन फॉर्मूलों का। पहले हम इतने पर ही सवाल करके देख लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने एसडी यादव वाली बुक के पहले क्वेश्चन से, जो है हमारे त्रिभुज पर आधारित। क्या है हमारे? त्रिभुज पर आधारित। तो पहला क्वेश्चन है, तो इसमें तो क्वेश्चन लिखने की इतनी खास जरूरत नहीं होगी, तो हम ऐसे ही देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है,
इसकी भुजा ज्ञात कीजिए, इसकी भुजा पूछिए, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए, भुजा पूछिए। कितना आसान सवाल हो गया है ना। देखो सबसे ज्यादा मैं बता रहा हूं तुम्हें दोबारा से कि त्रिभुज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस समबाहु त्रिभुज से ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको इतना ब्रीफ से तुम्हें समझा दिया बाद में। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे। तो मुझे पता है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 × a², अभी बता गया हूं। और ये जो है ये किसके बराबर है, ये है तुम्हारा 25√3 के बराबर। किसके, 25√3 के बराबर दे रखा है सवाल में। कितना, 25√3 के बराबर है। अगर हम यहाँ से सोल्व करने जाएंगे तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 की गुणा वहां हो जाएगी तो a² बराबर हो जाएगा कितना, 100। और जब a² बराबर 100 तो a बराबर हो जाएगा √100 यानी 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हमारे क्वेश्चन का आंसर। कुछ था क्या सवाल में, अगर फॉर्मूला आता है, देखो मेंसुरेशन में सीधी बात है, अगर फॉर्मूला आता है तो सवाल बिल्कुल ABCD वाला हो जाता है, ABCD की तरह आसान। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जरा देख लेते हैं। 2 है, त्रिभुज, यदि त्रिभुज ABC 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समकोण त्रिकोण समबाहु त्रिकोण है। क्या कह दिया कि यदि त्रिभुज ABC, यदि त्रिभुज ABC 16 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिकोण है, समबाहु त्रिकोण है, त्रिकोण का मतलब वही होगा त्रिभुज, है ना, त्रिकोण है। तो पूछा है त्रिकोण की ऊंचाई हमसे पूछे। अच्छा बताओ कितनी आसान बात पूछ ली। कुछ है क्या सवाल में, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा हम क्लिक कर देंगे। हमें पता है समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है वो होती है √3/2 × a, यही होती है। हम सोल्व कर देंगे इसको। a हम पता है भुजा कितनी दे दी, 16, तो √3/2 × 16, 2 से काटेंगे 16 को 8 बार, तो आ जाएगा 8√3। कितना आ जाएगा मेरे भैया, ये 8√3 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आसान क्वेश्चन है, इनको खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आज की क्लास को भी लास्ट करते हैं। आज की क्लास को मैं ज्यादा बड़ी नहीं लूंगा, छोटी क्लास लेंगे, आसान सी, है ना, ज्यादा देर भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना थोड़ा सा हमें ज्यादा याद करने वाला है, तो तुम्हें याद ज्यादा करनी है उन सारी चीजों को। क्वेश्चन नंबर 3 को हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई बता दी कितनी, मैं सवाल नहीं लिखूंगा, ऊंचाई बता दी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2√3 बता दी है, और हमसे पूछा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हमसे क्या पूछ लिया, क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो ऊंचाई के बारे में मुझे पता है, ऊंचाई जो होती है वो होती है √3/2 × a, और ये बराबर है इसके 2√3। तो मुझे पता लग गया √3 से √3 कैंसिल और 2 की गुणा वहां हो जाएगी, तो a बराबर कितना हो गया, 4। और जब a बराबर 4 हो गया तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं √3/4 × a²। कितना हो जाएगा, √3/4, a मतलब 4 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे √3/4 × 16, इससे काट दिया 4 बार, आंसर कितना हो जाएगा, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई समस्या हो तो बता देना, अगर फॉर्मूला याद है तो सब कुछ हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, मिटा देते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, यदि समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की परिधि निकालें। तो त्रिभुज की परिधि निकालें, ये हमसे पूछा है। परिधि का मतलब वही है, परिधि का मतलब परिमाप से ही है, कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल हम जानते हैं, क्षेत्रफल होता है √3/4 × a², और इसमें दे रखा है 9√3। √3 से √3 कैंसिल होगा, 4 की गुणा 9 में हो जाएगी, a² बराबर 9 चौक 36 आ जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 6। a बराबर 6 आ गया। अब जब a बराबर 6 आ गया, देखो मैंने तुम्हें इसका परिमाप नहीं बताया तो याद कर लेना, मैंने वैसे बता दी सारी चीजें कि परिमाप जब भी हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, परिमाप किसी भी आकृति की सभी बाह्य भुजाओं का योग होता है, सभी बाह्य भुजाओं का। अब मुझे पता है समबाहु त्रिभुज में तो क्या होता है, सारी भुजा समान ही होती है,
तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, मतलब ए कितना हो जाता है 3a हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब a गुणा 3 गुणा a कितना होगा 6, तो 6 दिया 18 सेंटीमीटर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ जाते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है देख लेते हैं। अगर छोड़ने लायक होगा तो अब मैं उसको छोड़ूंगा भी। ठीक है, क्योंकि तुम अब समझ चुके होगे इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा भैया ये सवाल तो देखो ऐसे ही आया जैसे मैं तुम्हें बता के आया था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सवाल है निम्न में से कौन सा विकल्प, निम्न में से कौन सा विकल्प, निम्न में से कौन सा विकल्प त्रिभुज के लिए सही है, निम्न में से कौन सा विकल्प त्रिभुज के लिए सही है, त्रिभुज के लिए सही है, जिसकी भुजाओं का अनुपात, जिसकी भुजाओं का अनुपात, जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:6 है। ठीक है, तो अब सवाल में जो ऑप्शन है ए है न्यून कोण, सवाल में जो ए दे रखा है ऑप्शन वो है न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, और बी है अधिक कोण त्रिभुज, बी है अधिक कोण त्रिभुज। सी है, सी जो है हमारा वो है समकोण, सी क्या है समकोण त्रिभुज। ठीक है, और डी जो ऑप्शन है वो है या तो न्यून कोण या समकोण, या तो न्यून कोण या समकोण। तो ये है, अब हमें बताना है कि किस तरह का कोण हमारा यहां से बनेगा, किस तरह का त्रिभुज यहां से हमारा बनेगा। तो ये हमें दे रखा है 3:4:6। अभी मैंने बताया था कि बड़ी भुजा को हम उठा लेते हैं, क्या उठा लेते हैं बड़ी भुजा, बड़ी भुजा क्या है इसमें 6, तो 6 का जो वर्ग है अन्य दो भुजाओं के वर्ग 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के योग से क्या होना चाहिए, अगर ये बड़ा है तो ये अधिक कोण है, ये बराबर है तो न्यून कोण, सॉरी समकोण, अगर ये छोटा है तो न्यून कोण है। चलो चेक कर लेते हैं, इतना ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो कितना होगा 16 और 9 25, और ये कितना हो गया 36, तो 36 बड़ा है। और अगर 36 बड़ा है तो मुझे बताओ अगर बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा है तो क्या होता है अधिक कोण त्रिभुज, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो इतनी बात तुम समझ पा रहे हो? अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो बोल दो एक बार, हाँ जी ना जी कुछ तो कर दो। चलिए बहुत अच्छी क्लास चल रही है अब तक की। चलिए तो यहीं तक आज की क्लास को हम यहीं तक छोड़ते हैं, क्योंकि आगे की चीजें में मुझे थोड़ी सी चीजें और समझानी पड़ेंगी, और अगर मैं समझाने निकल गया तो फिर काफी टाइम ले हो जाएगा ना, और लंबी क्लास हो जाएगी। लंबी क्लास ना तो मुझे पसंद और ना ही तुम्हें पसंद। ठीक है, तो आज कैसी लगी क्लास, कमेंट में जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी है तुम्हें। अगर अच्छी लगे तो अच्छी बताना, बुरी लगे तो बुरी बताना। अगर कोई कमी दिखती है, मैं तेज पढ़ा रहा हूँ या स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो उस सारी चीजों को भी फीडबैक में नीचे बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और भैया पसंद आई है तो लाइक तो जरूर ही करना पड़ेगा, है ना। तुम लाइक का मतलब तो जानते हो, पसंद का मतलब लाइक। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दो, फैला दो। हाँ भैया शिकायतें हैं तुम्हारी बहुत सारी, हमारे ही कोचिंग के कुछ बच्चों को हमारे चैनल का नाम नहीं पता, कितनी शर्म की बात है। इसका मतलब तुम लोग हमारे चैनल को फैला नहीं रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, कोचिंग के हर बच्चे, क्या गांव पड़ोस के हर बच्चे के पास हमारे चैनल का एक्सेस होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हम कौन से चैनल पर पढ़ा रहे हैं, और डेली शाम को वो 8 बजे हमसे जुड़ जाए। ठीक है, बाकी आज इतने पर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, बाय बाय।